हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका ये संविधान का अंतिम भाग है। इससे पीछे मैंने आपको 3 भाग कवर करा दिए हैं, तो आप इन सभी भाग को अच्छे से कवर कर लेना और ये विश्वास अपने दिल में जगा के एक रखना है कि इन 4 सेट से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। याद रखोगे ना इतनी बात। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या 65 साल दोनों में जो भी पहले पूरा कर लेता है वो होता है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत में कब होती है, तो 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, आगे देखिए कुछ और भी मैंने आपके लिए लिया है। यहाँ पर आइए, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है, जिसमें 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में प्रॉपर रूप से बताया गया है और बताया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, तो चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव की तारीख घोषित करना होता है, या फिर कोई दल राष्ट्रीय स्तर का है या नहीं इसके लिए भी मान्यता प्रदान करना इसी का कार्य होता है। ठीक है ना, आगे आइए। अनुच्छेद 326 बताता है हमारे लिए कि प्रत्येक भारत के वयस्क नागरिक को वोट देने का एक अधिकार है। अनुच्छेद 326 में मैंने आपको कल बताया कि पहले वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, जिसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया राजीव गांधी के कार्यकाल में। कमेंट करके बताना है आपको कि ये व्यवस्था कब की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया अनुच्छेद 343 का सी का संबंध किससे है। मैंने अनुच्छेद 343 गा तक आपको प्रत्येक अनुच्छेद बताया है जो पंचायतों से संबंधित है ना। तो देखिए अनुच्छेद 343 के सी में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, और पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में होता है। कहाँ होता है, अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन। अब जरा आगे आइए थोड़े से, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट आपको लिए हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में लागू हुई, तो याद रखना है नागौर जिला था। कौन सा जिला था, नागौर जिला था, और ये जिला राजस्थान का था, जहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। वहीं दूसरा राज्य पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, आगे आइए। एक बलवंत राय मेहता समिति है, इसका गठन भारत में 1957 में होता है और बलवंत राय के लिए ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। 1957 में जब ये पंचायती राज व्यवस्था की समिति गठित की गई तो इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग करी। कितना स्तरीय मांग करी है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग करी थी। और इसने वो 3 स्तर कौन कौन से बताए हैं, जरा उनको ध्यान से देख लीजिए। एक ग्राम स्तर इसने बताया था, दूसरा इसने प्रखंड स्तर को बताया था, तीसरा इसने जिला स्तर को बताया। इसने कहा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय होना चाहिए, जिसमें पहला ग्राम होना चाहिए, फिर जिला प्रखंड होना चाहिए और तीसरा स्तर आपका जिला का होना चाहिए। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत करी थी, याद रखना 1959 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, बलवंत उसके बाद अशोक मेहता समिति है, इसका गठन 1977 में हुआ है और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग करी है। इसने पहला स्तर बताया प्रखंड को, यानी जिला को। सीधा पहला स्तर इसने बताया जिला के लिए और दूसरा स्तर इसने बता दिया मंडल के लिए।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब कब हुआ है, ये आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग में और मस्तिष्क में बसा के रख लेना है। ठीक है, सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे सक्रिय हिस्सा कौन सा होता है, सेरेब्रम, और उसी में इन चीज़ों को बसा लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंटों को और देखिए। पंचायतों में आरक्षण, देखिए वर्तमान समय में सर्वाधिक पंचायतों में आरक्षण की बात यदि आती है तो बिहार सबसे टॉप पर आता है। ठीक है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायतों की व्यवस्था नहीं की गई है। आगे तमिलनाडु का जो पंचायत होता है उसका कार्यकाल 10 वर्ष का होता है। अरे बाकी जितने भी राज्य हैं भारत में उन सब का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है पंचायतों का, लेकिन एकमात्र भारत का अपवाद में राज्य है तमिलनाडु, जहाँ की पंचायतों का कार्यकाल 10 वर्ष का होता है। अच्छा, वर्तमान समय में भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है वो कौन सी है, त्रिस्तरीय है, लेकिन एकमात्र राज्य भारत का पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को अनुसूची नंबर 11 में रखा गया था, और मैंने आपको बताया इनको 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 में होता है, और जिसके तहत इन पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपूर्ण कराया जाता है, ये याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया किस समिति ने 3 टायर पंचायती की अनुशंसा की है। तो अभी मैंने आपको बताया बलवंत में 4 अक्षर है तो ये 3 का करेगा, अशोक में 2 है तो ये 3 अक्षर है तो ये 2 का करेगा। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया उसका संबंध किससे था। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है प्रथम संवैधानिक संशोधन जब हुआ ये 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन से नंबर की अनुसूची जोड़ी गई है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन की बात है। क्या है, जमींदारी उन्मूलन की बात कही गई है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, तो प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ है, 1951 में। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। एक बार फिर से देख लीजिए, पहली अनुसूची संघ राज्य को दर्शाती है, दूसरी में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5 में SC ST का क्षेत्र है, 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं, 7 में विभिन्न प्रकार की सूचियों की चर्चा है, 8 में भाषाओं की चर्चा है, 9 में जमींदारी उन्मूलन में, 10 में दल बदल है, 11 में ग्राम है और 12 में शहरी निकाय है। तो इस प्रकार से वर्तमान में 12 अनुसूची है। 12 में क्या क्या है ये भी आपको दोस्त याद रखना है, और मैंने आपको बता दिया प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ। वहीं 1953 भी याद रखना है, 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ है। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, 1953, जो राज्यों से संबंध रखता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ संशोधन लिए हैं, हालांकि पिछली भी क्लास में इन संशोधनों को मैं करा चुका हूँ, लेकिन आपका एक रिवीजन के तौर पे यहाँ हो जाएगा। देखिए 100वां संवैधानिक संशोधन, बांग्लादेश के साथ जो भूमि भारत ने स्थानांतरित की थी उसकी चर्चा की गई है 100वें संवैधानिक संशोधन के साथ। 101 में GST का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, 101 में GST का प्रावधान है। 102 में पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया है। किसमें, 102 में। 103 में जनरल व्यक्ति को 10% आरक्षण की व्यवस्था है, जिसमें 15 और 16 में, अनुच्छेद 15 और 16 में आपका संशोधन किया गया था, तो 103 हो गया। 104 में SC और ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 105 में तो ध्यान रखना है OBC सूची पर, OBC सूची पर कानून बना सकता है कौन, राज्य सरकार।
ओबीसी सूची पर कानून राज्य सरकार बना सकता है? इसकी व्यवस्था 105 में की गई है। याद रखोगे 100 बांग्लादेश के साथ हो गया हस्तांतरण भूमि, 101 जीएसटी है, 102 पिछड़ा वर्ग आयोग है, 103 में ईडब्ल्यूएस है, 104 एससी एसटी है और 105 में आपका ओबीसी सूची पर कानून बना सकती है राज्य सरकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य शब्द को कब शामिल किया गया था? कई बार हो चुका है क्लास में, आराम से समझना। मैंने कहा 42वां संवैधानिक संशोधन होता है कब? 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा जाता है जिसका नाम है पास। पास आ जाओ, पास आ जाओ, याद रखोगे ना, आस पास के नाम से पास याद रखो। पास से पंथ निरपेक्ष, आ से अखंडता, सा से समाजवाद। पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। भाई याद रखना है, स्वतंत्रता, बंधुता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये शब्द जो जोड़े गए थे ये कहाँ से लिए गए थे? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। और ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। जबकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये न्याय जो जोड़े गए हैं ये कहाँ से लिए गए थे? रूसी क्रांति से लिए गए थे। और रूसी क्रांति कब हुई थी इसका आप कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, तो प्रस्तावना में अब तक एकमात्र संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1946 में हुआ था। ठीक है, जिसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, कौन कौन से? पास। तो आपका आंसर क्या होगा? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किया और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? अभी मैं आपको बता के लाया हूँ 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसने पंचायती राज को एक वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 73वां संवैधानिक संशोधन 1993। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? तो ध्यान से समझना है, ये संपत्ति का जो मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था। आपके मन में आएगा कि सर मूल अधिकार करा दीजिए, तो पिछले क्लास में मैंने प्रत्येक मूल अधिकार आपको करा दिया है और उनसे संबंधित जितना भी अनुच्छेद था वो भी कवर करा दिया है, तो देख लेना। संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था, जब बाद में 44वां संवैधानिक संशोधन होता है 1978 में, इसके तहत संपत्ति के मूल अधिकार के लिए मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और बाहर करके अनुच्छेद 300 के ए के अंदर रखा गया, जहां इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त है। याद रखोगे, अनुच्छेद 300 के ए में इसको रखा गया है, यानी अब यह संपत्ति के जो अधिकार है वो मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। अब कौन कौन बचा है? समानता का मूल अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और मौलिक उपचारों का अधिकार। ये वर्तमान में आपके पास मूल अधिकार बचे हुए हैं और ये अब इस श्रेणी से बाहर हो गया है। सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 69वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखोगे, 1992 में। कब हुआ है? 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली और पांडिचेरी दो मात्र ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बोलो, बात यहाँ क्लियर हो गई है? दिल्ली और पांडिचेरी ये दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आगे आइए। क्वेश्चन कहता है कि संविधान संशोधन को
मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये लागू किया गया था। हमें पता होना चाहिए 42वां संवैधानिक संशोधन भारत में लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मैंने कुछ पॉइंट लिया है आपके लिए, देखिए गौर से। यहाँ पर आ जाइए आप सभी। इसके तहत क्या क्या हुआ है, छोटा सा मैंने लिया है, अच्छे से देखना है। लघु संविधान इसे कहते हैं। मूल कर्तव्य इसके तहत जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाज वही पास आपका। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन तुरंत 44वां संवैधानिक संशोधन होता है 1978 में, जिसके तहत दोबारा 6 वर्ष से घटाकर लोकसभा या राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव अभ्यारण्य, मापतोल ये समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। कहाँ से? तो राज्य सूची से निकालकर। ठीक है। संसद विधानमंडल में कोरम की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय संसद के अंतर्गत कोरम की चर्चा, कोरम या गणपूर्ति क्या होता है? किसी भी बैठक को संपन्न होने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या ही कोरम कहलाती है, और इस कोरम की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 100 में की गई है। याद रखोगे इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? आइए ध्यान से सुनिए। भाग 17 मैंने आपको कल पढ़ाया, और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक विशेष रूप से हिंदी के बारे में बताया गया है, और हमने आपको ये भी बताया कि इसमें क्या है, तो इसमें राजभाषा है। इसमें क्या है? राजभाषा है। और हिंदी को कब दर्जा दिया गया राजभाषा के रूप में? तो 14 सितंबर 1949 के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, और 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। लेकिन हिंदी कानून या हिंदी भाषा कानून कब पारित हुआ? याद रखना है, हिंदी भाषा कानून 1963 में पारित हुआ है। ठीक है, याद रखोगे ना इतनी बात। अच्छा, 1963 में मैंने कुछ और आपको समझाया है। राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय पक्षी, इनके बारे में बताया है। कमेंट करके बताओगे कि 1963 की वो घटना क्या थी। ठीक है भाई, तो याद रखोगे भाग 17 में है, तो 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है केरल की राजभाषा क्या है? तो आज के क्वेश्चन का यानी आज के एग्जाम का फेमस क्वेश्चन हो गया है। क्यों? आज हर राज्य की अपनी एक भाषा है, और एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो कुछ चुनिंदा ही राज्य हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आज दूसरी स्लाइड में सभी राज्यों की भाषाओं को लिया हुआ है। तो केरल की जो राज्य भाषा है वो मलयालम है। क्या है? मलयालम। अब आगे आइए। एमोल कहाँ की राजभाषा है? तो एमोल है मणिपुर की। कोरबा कहाँ की है? कर्नाटक की। कहाँ से कोरबा, कहाँ से कर्नाटक। एमोल याद रखना, एमोल कहाँ है? मणिपुर में है। एमोल वहाँ आगे ना, तो मणिपुर हो गया। आगे निहाली महाराष्ट्र, निहाली भाषा महाराष्ट्र। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। भाषा क्या है? अंग्रेजी। सिक्किम की क्या है? नेपाली है। केरल की क्या है? मलयालम है। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु है। सिक्किम तो याद रखना, जस्ट वैसे भी ये यहाँ पर अपने पास कुछ इस प्रकार से नेपाल की तो पास यहाँ पर सिक्किम है इस प्रकार से, तो नेपाल के जस्ट पास में है, इसलिए नेपाली इसकी भाषा याद रखोगे। ठीक है, तो एमोल मणिपुर, कुरबा कर्नाटक, निहाली महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड अंग्रेजी, सिक्किम की नेपाली है, केरल की मलयालम है, और आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन में कहा गया भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है।
कोई भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं बन सकता यदि वो मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वही बनेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष योग्यता हासिल रखता हो, 65 वर्ष से अधिक उम्र का ना हो, भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति इनको नियुक्त कर देंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन इनका कार्यकाल कोई एक निश्चित नहीं होता है। तब क्या होता है दोस्त, तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर होता है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रयाग प्रसन्न तक बने रहते हैं और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आगे आइए, तो मंत्रिमंडल सदस्य नहीं होता है, ये बात सही है। उन्हें भारत के सभी अदालत में सुनवाई करने का अधिकार होता है, ये भी सही है, क्योंकि महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी और एक कानूनी अधिकारी होता है, याद रखना है। आगे आइए, उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद में भाग ले सकता है, संसद की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, विचार कर सकता है, लेकिन संसद में अपना मतदान नहीं कर सकता है। इनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में विशेष रूप से इसकी चर्चा की गई है। याद रखोगे इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का सामान्य कार्यकाल क्या होता है। हमने कल बताया 6 वर्ष या 65 साल, दोनों में जो भी पहले पूरा कर ले वो कैग का कार्यकाल होता है। कैग की चर्चा अनुच्छेद 148 में की गई है। ध्यान रखना है ये कौन है, तो लेखा विभाग का प्रमुख होता है। भारत सरकार के लेखा विभाग का प्रमुख किसे माना जाता है, तो कैग को माना जाता है। भारत सरकार के सर्वाधिक धन संरक्षण वाली संस्था है। ध्यान रखिए, सरकार के धन को संरक्षित रखता है कौन, तो याद रखना है कैग होता है। ठीक है, चर्चा किस में 148 में है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 साल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल, अभी मैंने आपको बताया ये राष्ट्रपति की पर्याप्त प्रसन्न तक अपने पद पर बने हुए रहते हैं, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। ठीक है, और कौन व्यक्ति नियुक्त होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के पात्र होगा वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 3 अलग अलग राज्यों में कम से कम कितना प्रतिशत मत लाने की आवश्यकता होती है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों की अगर हम बात कर लें तो वर्तमान समय में कितनी है, 7 है। यहाँ पर आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जब भी बन सकते हो जब आप 4 राज्यों में सीट प्राप्त करते हो। ध्यान सुनना है, 4 सीट प्राप्त करते हो 3 राज्यों में, या तब बन सकते हो, या फिर आप 3 अलग अलग राज्यों में कम से कम डाले गए मतों का 6% वोट प्राप्त करते हो, तब आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आपको बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कुछ पार्टियों की यहाँ पर स्थापना ली है जो एग्जाम में आता है, ध्यान से देखना है। गैर कांग्रेसी सरकार सर्वप्रथम केरल राज्य में बनी थी, याद रखना है, और ये कब बनी है, 1957 में। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे, नवुंद्री पाद। कौन थे, नवुंद्री पाद। चुनाव चिन्ह कब से प्रदान किए जाते हैं, 1968 से। जैसे भाजपा का कमल का फूल है, सपा का साइकिल है, बसपा का हाथी है, इसी प्रकार से जो चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं वो कब से, 1968 से। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में होती है, याद रखना है इसको। शिवसेना की स्थापना 1966 में होती है, भाजपा 1980 में है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। अच्छा, इसको याद क्यों रखना है, तो अभी हाल फिलहाल में मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया था, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी के थे वो, और 1992 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ है, 2012 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
यहाँ क्वेश्चन कहता है धार आयोग और जेबीपी समिति का गठन का उद्देश्य क्या था। तो भारत में आज़ादी के बाद, ध्यान सुनना है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर एक व्यापी आंदोलन हुआ करते थे, जिसमें 56 दिन का अनशन किया था पट्टाभी सीताराम उल्लू के द्वारा, और जिनका निधन हो गया। इसको देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में 1948 में, कब 1948 में जेबीपी समिति का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीताराम उल्लू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, जिसके तहत भारत में भाषाई आधार पर गठन हुआ। सबसे पहले 1953 में किसका? आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ है? आंध्र प्रदेश का। तो भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समिति भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार करता देखना, इसका गठन किया गया था। और ध्यान रखियो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। और राज्य दूसरा कौन था भाषाई आधार पर बनने वाला? तो 1960 में ये था गुजरात। कौन सा था? गुजरात। और 56वां संवैधानिक संशोधन होता है, कब होता है ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे, जिसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। और गोवा को जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। याद रखना है इतनी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट आगे आइए। क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो पिछली क्लास में हो चुका है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ है, जबकि महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ है। कब हुआ है? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आगे बढ़िए। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब आया? RTI 2005। और यहीं पे कमेंट करना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? कमेंट क्या करोगे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया? ये भी आप कमेंट करके बताओगे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है को भारत में पहली बार भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे इस बात के लिए कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के लिए, तो उस दिन भारत के सभी राज्यों में स्वतंत्रता के दिवस पर ध्वज को नहीं फहराया जाता था। ठीक है, याद रखना है 1974 तक भारत में किसी भी राज्य में स्वतंत्रता के अवसर पर ध्वज को नहीं फहराया गया था। लेकिन 1974 में 15 अगस्त 1974 में तमिलनाडु के सीएम कौन? एम करुणानिधि। एम करुणानिधि के द्वारा सर्वप्रथम इस प्रथा को खत्म किया गया और भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वज को फहराया गया। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। सीएम कौन थे? एम करुणानिधि। ठीक है, चैत्र माह का पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष अपनाया गया? तो राष्ट्रीय कैलेंडर को भी मैं पिछले क्लास में करा चुका हूँ। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय पक्षी, हर किसी के बारे में आपको समझा चुका हूँ मैं पीछे, उसको अच्छे से कवर कर लेना है। और इसको 1957 में अपनाया गया और इसका अंतिम माह क्या होता है? फागुन। अंतिम माह क्या होता है इसका? फागुन होता है। ठीक है, और पहला माह कौन सा होता है? चैत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून भारत की 10वीं अनुसूची में है। किसमें है? 10वीं अनुसूची में है। और इसको कब जोड़ा गया? तो 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में जोड़ा गया और इसी में दल बदल कानून को रखा गया है 1985। दल बदल का जो आधार है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास में है। किसी भी व्यक्ति को दल बदलू करार कर सकता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 93 में की गई है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 93 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन में कहा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का उस समय गठन किया गया था। याद रखोगे, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार से आपका ये संविधान समाप्त हो गया। ठीक है, संविधान समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन आपके जीडी के अकॉर्डिंग जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है वो मैंने पूरा कवर करा दिया है। अब जब भी अगला क्लास होगा उसमें आपका जो 20 क्वेश्चन का सीरीज था मैं उसको लेकर आऊँगा। उस सीरीज में एक नया पार्ट मैं आपके लिए जोड़ने वाला हूँ। सीरीज को यानी 20 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद आपको टॉप 50 क्वेश्चन मैं हर दिन कराऊँगा 10 मिनट में। उसका उद्देश्य क्या होगा? तो उसका उद्देश्य होगा कि आप हर सब्जेक्ट से जुड़े हुए रहें, जैसे कभी इतिहास, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सब से कवर आपको करा दिया जाएगा। और ये मेरा विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा, पूरा पेपर इसी सीरीज से फंसेगा, ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।